Hello students, welcome in the library of Aditya Prakash, a platform to enhance your knowledge. हम लोग डायमेंशन पढ़ रहे थे, तो डायमेंशन का ही एक सेक्शन यूजेज ऑफ डायमेंशन को हम आज क्लियर करेंगे। यूजेज ऑफ डायमेंशन, तो यूजेज ऑफ डायमेंशन का पहला है होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन इन एन इक्वेशन। होमोजेनिटी, होमोजेनिटी मीन्स होता है सेम टाइप का, ऑफ सेम टाइप, एक ही जैसा। किसके जैसा? सेम जैसा डायमेंशन, एक ही जैसा डायमेंशन। किसमें? तो इक्वेशन में। इक्वेशन क्या होता है? दो एक्सप्रेशन और बीच में एक इक्वलिटी साइन। जैसे कोई दो एक्सप्रेशन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो हमारा दो एक्सप्रेशन है, बीच में क्या है? इक्वलिटी साइन। इसी को हम लोग इक्वेशन कहते हैं। लेकिन फिजिक्स में इस दोनों के जगह पे फिजिकल क्वांटिटी आ जाएगा, उसका यूनिट आ जाएगा, उसका रिप्रेजेंटेशन होगा। तो कहता है कि द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स, ये जो एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अपने में एक टर्म होगा, वाई स्क्वायर एक दूसरा टर्म होगा, 5 एक तीसरा टर्म होगा। इस तरफ इक्वलिटी के इस तरफ वाले को हम लोग एलएचएस कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एलएचएस में दो टर्म है, पहला एक्स स्क्वायर, दूसरा वाई स्क्वायर। आरएचएस में सिंगल टर्म है 5। तो वो जितने सारे टर्म्स हैं किसी भी फिजिकल एक्सप्रेशन का, उन सब का डायमेंशन क्या होना चाहिए? शुड बी सेम, सब का डायमेंशन सेम होना चाहिए। या फिर the dimension of all the terms in an equation must be identical. Identical means भी सेम ही होता है, identical means भी सेम ही होता है। तो हम इस एक्सप्रेशन को, इस प्रिंसिपल को दूसरे लैंग्वेज में कर सकते हैं कि the dimension of all the terms in an equation must be same। हमेशा ही क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इसका मतलब आसान भाषा में समझते हैं। कोई आपको कह दे कि 5 किलो आलू प्लस में 5 किलो टमाटर जोड़ के बताओ कितना होगा, आप क्या सोचिएगा कि ही इज नॉनसेंस, एकदम नॉनसेंस बात कर रहा है। 5 किलो आलू 5 किलो टमाटर कभी जुट ही नहीं सकता है। लेकिन वही आदमी आपसे पूछे कि 5 किलो आलू प्लस में 5 किलो आलू कितना होगा, तो आप तुरंत आंसर देंगे 10 किलो आलू। यानी 5 किलो आलू प्लस 5 किलो आलू मिलके क्या बना? 10 किलो आलू। पिछले बार जब हम बात कर रहे थे 5 किलो आलू प्लस टमाटर, तो आप नहीं जोड़े। लेकिन जैसे ही आलू प्लस आलू आया तो आप उसको 5 प्लस 5 जोड़ के 10 बोल दिए और रहा वो आलू ही। तो हमारे पास में ये जो इक्वेशन मिला है, इसमें 3 टर्म है, 5 किलो आलू 5 किलो आलू 10 किलो आलू। तो हमको सेम टाइप का जो टर्म है आलू, यहां भी आलू यहां भी आलू, तभी ये दोनों जुड़ पाया। और जुड़ के जो बना हमारा तीसरा, वो भी सेम टाइप का ही बना। सेम कॉन्सेप्ट हम लगा देंगे। जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी जुड़ेगा, ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। घटा भी सकते हैं, 10 किलो आलू माइनस 5 किलो बचेगा 5 किलो। तो जब भी जुड़ेगा या घटेगा, कंडीशन उसमें क्या होना चाहिए कि सारा का डायमेंशन सेम होना चाहिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। 9th से पढ़ते आ रहे होंगे। s फॉर डिस्टेंस, यूटी इनिशियल स्पीड, टाइम एक्सेलरेशन टाइम। तो खैर ये हम लोग इक्वेशन हम लोग 9th से पढ़ते आ रहे हैं, न्यूटन सेकंड लॉ। तो हम लोग अभी समझे हैं क्या कि जो भी चीज जुड़ रहा है उसका वो सेम टाइप का होगा, और जो बन के आएगा वो भी तीसरा भी सेम ही टाइप का होगा। और यहाँ पर जो एस है, एस हमारा क्या है? डिस्टेंस है। ये हमारा डिस्टेंस है, यानी ये जो बना है इस दोनों के जुड़ने से बना है, तो डेफिनेटली ये दोनों भी डिस्टेंस ही होगा। तभी जाकर के दोनों डिस्टेंस जुड़ के तीसरा हमारा क्या बना? डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस है या नहीं, हम डायमेंशन से पता कर सकते हैं।
इसको हम आपको बताते हैं, इससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ये जो डेफिनेशन दिया गया है, द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स इन अ फिजिकल एक्सप्रेशन शुड बी सेम। इसको आपको नोट कर लीजिए। तो हमारा था s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। हमारा LHS में s है, s हमारा क्या होता है, डिस्टेंस। तो s का डिस्टेंस जो है उसका डायमेंशन क्या होगा, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं, डायमेंशन या डिस्टेंस यानी लेंथ, और लेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल L से। तो हमारा LHS में जो हमारा यूनिट है s, उसका हमारा डायमेंशन हो जाएगा कैपिटल L। यानी बाद में जो RHS में हमारा दो टर्म है UT और हाफ AT स्क्वायर, इस दोनों का डायमेंशन क्या होना चाहिए, L। अगर हमको L मिल गया तो इसका मतलब ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। अगर नहीं मिला तो ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है और ये फॉर्मूला गलत माना जाएगा। चेक करते हैं हम लोग इसको। सेकेंड है हमारा UT, जिसमें हम लोग जानते हैं कि U हमारा क्या होता है, इनिशियल स्पीड या फिर इनिशियल वेलोसिटी। हमको इनिशियल और फाइनल से मतलब है ही नहीं, मैटर किसका है, स्पीड का। स्पीड यानी लेंथ बाय टाइम। तो L अपॉन T, ये स्पीड की वजह से आ गया, T हमारा क्या है, टाइम। तो टाइम का डायमेंशन T से T कट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ L। तो हमारा नेक्स्ट का भी आ गया क्या, UT का भी हमारा आ गया L। S का हमारा L था, UT का भी हमारा क्या आ गया, L। यानी ये टर्म इससे मैच कर गया, ये भी आलू ये भी आलू। अब तीसरा आलू है या नहीं है इसको चेक करना है। तो तीसरा है हमारा हाफ AT स्क्वायर। अब पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो भी कांस्टेंट आएगा उससे हमको डायमेंशन में कोई लेना, कांस्टेंट इज डायमेंशनलेस, ये भी न्यूमेरिकल कांस्टेंट। तो ये 1 और 2 का कोई लेना देना नहीं डायमेंशन में, यानी ये डायमेंशनलेस हो जाएगा। बच गया ए क्या होता है, एक्सेलरेशन। T तो टाइम ही है, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, LT माइनस 2। तो LT माइनस 2 ये किसका है, एक्सेलरेशन की वजह से। और ये T स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर, यानी T2 और आएगा। अब यहां पर देखें तो 2 माइनस में 2 प्लस में, प्लस माइनस दोनों को कैंसिल आउट कर देगा, तो T गायब हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, L। तो इसका भी हमको कितना आ गया, L। यानी इधर भी L, इसका दो टर्म था, दोनों का ही हमको L और L हमें मिल गया। तो इससे ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट पाया गया। तो यही हमको समझना था कि जो भी इक्वेशन हमको मिलेगा उसका सारा टर्म का डायमेंशन सेम होगा। इसी को हम लोग कहते हैं होमोजेनिटी। होमोजेनिटी किसका, होमोजेनिटी डायमेंशन का। किसी भी इक्वेशन में जितने भी टर्म्स है उसका सारा का सारा डायमेंशन सेम होगा। नोट कर लीजिए इसको। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। T इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर L अपॉन G। इसको हम लोग को क्या करना है, चेक करना है कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो LHS के पास हम लोग जाते हैं। LHS में क्या मिला, टाइम, T, टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। तो T का डायमेंशन क्या होगा, T का डायमेंशन हम लोग जानते हैं, T का डायमेंशन T ही होता है। अब इसके पास आता है RHS। RHS में कितना टर्म है, एक ही टर्म है, लेकिन उसी में बहुत सारा चीज, 2 पाई है, L है, G है। तो RHS में चलते हैं। तो 2 पाई रूट अंडर
एल अपॉन जी। इसका डायमेंशन लिखेंगे तो 2 पाई हमारा क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट हैज नो डायमेंशन, कांस्टेंट का डायमेंशन होता ही नहीं है। तो 2 पाई 22/7 ये भी कांस्टेंट गायब हो जाएगा, बच जाएगा सिर्फ रूट अंडर एल बाय जी। एल हमारा क्या है, लेंथ। तो लेंथ का डायमेंशन एल अपॉन क्या है, जी। जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब वो ग्रेविटी की वजह से हो चाहे किसकी वजह से हो, हमको उससे मतलब नहीं है। मतलब किससे है ये हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डायमेंशन हम जानते हैं एल टी माइनस 2। अब एल से एल कट गया, अभी ऊपर रूट लगा हुआ है। रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। रूट का मतलब पावर 1/2। तो यहाँ अंदर में एल से एल कट गया, बच गया t माइनस 2। टी माइनस 2 डिनोमिनेटर में, ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में तो माइनस हो जाएगा प्लस, सिंपल है। तो यानी ये हो जाएगा हमारा t के पावर 2, माइनस हो गया प्लस, न्यूमरेटर में आ गया। और अभी हमारा पावर है होल पावर 1/2। अब ये दोनों गुना होगा तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो सिर्फ कितना बचेगा, t। यानी हमारा आ गया ना, पूरा होल का डायमेंशन हमारा आ गया t। RHS वाला भी क्या हो गया, t, और LHS वाला भी t। तो आ गया, तो ये डायमेंशनली करेक्ट इसको कहा जाएगा, इस इक्वेशन को कहा जाएगा द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो डायमेंशन की मदद से हम लोग किसी भी इक्वेशन को चेक कर सकते हैं कि वो करेक्ट फॉर्मूला है या नहीं है। इसको अपलोड कीजिए। ये इसका प्रॉफिट था, ये इसका फायदा था कि डायमेंशन से हम लोग किसी भी इक्वेशन को डायमेंशनली चेक कर सकते हैं कि करेक्ट है। लेकिन इसका एक लिमिटेशन भी है, एक इसका लिमिटेशन भी है, ड्रॉबैक। लिमिटेशन क्या है कि होमोजेनिटी से हम लोग किसी को चेक कर सकते हैं कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, लेकिन करेक्ट होने के बाद वह फॉर्मूला एकदम सही होगा इसकी गारंटी नहीं। तो फिर पढ़ते क्यों है, इसलिए क्योंकि ये जिसको गलत बोल देगा वो पक्का ही गलत है, सही बोल देगा उसकी गारंटी नहीं है कि सही होगा या नहीं। बट ये जिसको गलत बोल दिया वो 400% नहीं 1000% श्योर है कि वो गलत ही होगा। एज फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग चेक किए थे एस का डायमेंशन ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। दूसरा हम ले लेते हैं एस इज इक्वल टू ut प्लस 580 स्क्वायर। और तीसरा ले लेते हैं एस इज इक्वल टू ut प्लस 1080 स्क्वायर। अब तीनों ही केस में डायमेंशन से अगर हम पूछने जाए कि डायमेंशन बताओ, ये फॉर्मूला सही है कि नहीं, ये फॉर्मूला सही है कि नहीं, ये सही है कि नहीं, तो क्या बोलेगा, ut का डायमेंशन चेक करेगा, बोलेगा ut का डायमेंशन कितना आ गया l। इसके पास जाएगा बोलेगा 1/2 कांस्टेंट, कांस्टेंट से हमको मतलब है ही नहीं, वो चेक करेगा 80 स्क्वायर को, उसको मिलेगा l। बोलेगा वेरी गुड, एल 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 सही है। फिर दोबारा पूछेंगे इसके बारे में तो बोलेगा इधर है एस, एस का एल। फिर इसके पास आएगा बोलेगा यूटी, यूटी का एल। अब 5 मिलेगा उसको, बोलेगा कांस्टेंट, तुमसे हमको मतलब नहीं है। फिर 80 स्क्वायर का उसको मिल चुका है एल, बोलेगा ये भी इक्वेशन सही है क्योंकि उसको एल था, एल एल चाहिए था, एल एल मिल गया उसको, तो बोलेगा ये इक्वेशन भी सही है। इसके पास आएंगे तो फिर बोलेगा 10 से हमको मतलब ही नहीं, फिर बोल देगा कि ये भी इक्वेशन सही है। तो तीनों को सही बोल देगा, लेकिन तीनों में सही कौन है, सिर्फ और सिर्फ पहला वाला। तो यानी जिसको ये सही बोल देगा वो सही है, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन अगर हम लिख दिए एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी नहीं लगाएंगे
तो डायमेंशन से पूछेंगे तो बोलेगा यहाँ पर तो L, यहाँ पर L, और जैसे ही इसके पास में जाएंगे तो बोलेगा ना LT-1 बच गया है इसमें, इसका LT-1 बोलेगा दिस इज रॉन्ग। और डायमेंशन जिसको गलत कर दिया वो फॉर्मूला पक्का ही गलत है। तो यही इसका लिमिटेशन है कि जिसको ये सही बोल दिया वो सही है कि नहीं, ये हम लोग नहीं कह सकते। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, डायमेंशनली correct equation need not be actually correct, but dimensionally incorrect equation is definitely incorrect। जो डायमेंशनली करेक्ट है वो करेक्ट होगा, ये जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है। लेकिन जो डायमेंशनली इनकरेक्ट है, जो डायमेंशनली इनकरेक्ट है वो डेफिनेटली क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। नोट इट डाउन। दूसरा है हमारा कन्वर्जन ऑफ यूनिट। यूजेज ऑफ डायमेंशन का दूसरा है कन्वर्जन ऑफ यूनिट। कन्वर्जन यानी बदलना, किसका, यूनिट का। तो डायमेंशन की मदद से हम लोग यूनिट को आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं प्रेशर का। प्रेशर का एक यूनिट होता है एसआई, एक होता है सीजीएस। तो अगर कोई हमसे पूछे कि एक एसआई यूनिट प्रेशर का सीजीएस में प्रेशर का ही कितना सीजीएस के बराबर होगा, एक एसआई प्रेशर सीजीएस में कितना सीजीएस के बराबर होगा। तो अगर हमें प्रेशर का डायमेंशन पता होगा तो ये काम हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। कैसे, लेट अस लर्न। प्रेशर, प्रेशर यानी फोर्स अपॉन एरिया, तो इसका डायमेंशन हम निकाल सकते हैं। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन LT-2, ये फोर्स का डायमेंशन होता है, हम लोग पीछे सीख चुके हैं इसको। एरिया, एरिया का होता है L2 L स्क्वायर, ऊपर एक नीचे दो, ऊपर जाएगा तो घट जाएगा, 1 - 2 यानी -1। तो प्रेशर का हमारा डायमेंशन क्या हो जाएगा, ML-1 T-2। तो प्रेशर का डायमेंशन हमको मिल गया। अब हमको प्रेशर का डायमेंशन मिल गया है ना, अब हम इसको आसानी से एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, तो हम लिखते हैं यहाँ पर एसआई। एसआई में एम फॉर मास, तो मास को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास का एसआई यूनिट किलोग्राम, 1 किलोग्राम, सब हम लोग 1 ही ले रहे हैं, 1। तो 1 एसआई बराबर 1 किलोग्राम। लेंथ यानी मीटर, तो 1 मीटर। पावर में कितना है, -1, तो -1 लगा देंगे। टाइम, टाइम का एसआई यूनिट सेकंड, तो यहाँ 1 सेकंड लगा देते हैं। और पावर में कितना है, -2, तो -2 लगा दिए। अब काम करते हैं सीजीएस में। सीजीएस में 1 सीजीएस, सीजीएस में मास का होता है ग्राम, 1 ग्राम। लेंथ का सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर। पावर 1 था तो 1 छोड़ दिए, यहाँ भी छोड़ दिए। पावर यहाँ पर कितना है, -1, तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर लिखेंगे और पावर लगा देंगे -1। यहाँ 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड ही लिखेंगे क्योंकि सीजीएस में एस फॉर सेकेंड ही होता है, तो टाइम का चेंज नहीं होगा। तो 1 सेकेंड, पावर था -2, तो -2 कर देंगे। दोनों को कर देते हैं डिवाइड।
अब 1 किलोग्राम है और यहाँ ग्राम है। जब इसको हम लोग देखेंगे, यहाँ 3 हमारा बन रहा है, तीनों डिवीजन में मीटर वाला को मीटर के साथ, सेकंड वाला को सेकंड के साथ करते हैं, तो सेकंड वाला तो कट जाएगा, सब सेकंड ही है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। किलोग्राम, 1 किलोग्राम को हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम, तो 1000, और नीचे है 1 ग्राम, ये हमारा मास वाला हो गया। 1 मीटर को लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, और नीचे सेंटीमीटर तो बैठा हुआ है ही, पावर में -1, सेकेंड का तो लफड़ा ही खत्म है। अब ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर गया, वैसे कटता नहीं है, ये हट जाएगा, रेशियो है इसलिए हट जाता है। तो ग्राम ग्राम गया तो बच गया 1000, 1000 यानी 10 टू द पावर 3, इसको यहाँ लिख रहे हैं 10 टू द पावर 3, यहाँ पर पावर में 1 यानी प्लस है, कोई मैटर नहीं है। यहाँ पर 100 को लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2, लेकिन चूंकि यहाँ -1 बैठा हुआ है, बोलेगा हम तुमको प्लस छोड़ेंगे नहीं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -2। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारा LHS में क्या था, LHS में है 1SI और नीचे है CGS, 1 CGS, तो 10 टू द पावर 3 और -2, 3 - 2 = 1, तो ये हमारा बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ 10। अब इसको हम लोग उधर ले आते हैं, तो क्या मिलेगा, 1SI किसका, प्रेशर का, ये बराबर होगा 10 CGS, किसका, तो प्रेशर का, यानी हमारा रिलेशन मिल गया। डायमेंशन से हम पता कर लिए कि एक ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर = 10 CGS प्रेशर। एक जो प्रेशर का जो ऐसा यूनिट है पास्कल, वो 10 CGS के बराबर होता है। अब हमें पता चल गया, तो कोई पूछेगा कि 2 पास्कल CGS में कितने के बराबर होगा, तो 2 पूछा तो 2 × 10 यानी 20, यानी हम लोग डायमेंशन की मदद से यूनिट का कन्वर्जन आसानी से कर सकते हैं। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, कन्वर्जन ऑफ यूनिट से रिलेटेड। कहता है द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट G इज 6.67 × 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इन SI यूनिट। ये हमारा SI में दिया गया है, फोर्स का न्यूटन, मीटर, किलोग्राम। कन्वर्ट इट इनटू CGS सिस्टम ऑफ यूनिट। इसको किस में बदलना है, SI में है, इसको बदलना है CGS में, SI टू CGS। अभी हम जानते हैं कि डायमेंशन अगर आपको पता चल गया तो उसको हम आसानी से बदल सकते हैं। और हम बताए थे कि डायमेंशन के लिए हमको न्यूमेरिकल फिगर की आवश्यकता नहीं होती है, किसकी होती है, तो बस यूनिट की। तो हम उससे आसानी से इसका डायमेंशन लिख सकते हैं। जैसे G है, तो G का डायमेंशन लिखना है, तो यूनिट में क्या है, न्यूटन। न्यूटन किसका होता है, फोर्स का होता है, और फोर्स का डायमेंशन हमको मालूम है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन यानी mLt-2, तो वो हो गया हमारा mLt-2 न्यूटन के लिए। अब यहाँ पर m स्क्वायर है, m फॉर मास, नहीं यहाँ यूनिट में मीटर, m फॉर मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर यानी डिस्टेंस यानी लेंथ का स्क्वायर, तो L का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में है किलोग्राम का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा हमारा, फिर से मास आ गया, तो मास किलोग्राम का स्क्वायर यानी मास का स्क्वायर, ऊपर m1 नीचे m2, तो बचेगा सिर्फ 1 और वो भी नीचे, जब ऊपर जाएगा तो -1, m-1, L हमारा यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, तो m-1 L3 T-2। ये हो गया हमारा ग्रेविटेशन कांस्टेंट का डायमेंशन। डायमेंशन निकल गया। अब हम इसको SI यूनिट से CGS में बदल सकते हैं बड़े आसानी से। तो SI के पास चलते हैं। SI में लिखेंगे m फॉर मास तो 1 किलोग्राम, पावर कितना आएगा -1, L डिस्टेंस मीटर, तो
तो 1 मीटर पावर कितना आएगा 3 था तो 3 t टाइम सेकेंड 1 सेकेंड पावर कितना आएगा -2। टाइम का भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, वो बेचारा बहुत सीधा है, वो गायब हो जाएगा। नेक्स्ट लिखते हैं सीजीएस। मास का ही क्या हो जाएगा ग्राम, 1 ग्राम, पावर -1 है तो -1 लगा देंगे। फिर मीटर का सेंटीमीटर, फिर पावर क्या कर देंगे 3 और टाइम का तो सेकेंड ही रहेगा। अब डिवाइड कर देते हैं। सेकेंड वाला बोलेगा आई एम गोइंग बैक टू माय होम, मेरे को तुमसे मतलब नहीं है, आप लोग अपना काम कीजिए। किलोग्राम वाला है, किलोग्राम फिर पीछे वाला काम किए थे हम लोग, 1 किलोग्राम को ग्राम में बदल देंगे तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम। लेकिन पावर -1 है और नीचे कितना है 1 ग्राम, तो दोनों पे ही हम पावर -1 कर दिए, नो मैटर। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर डाल दिए, नीचे हमारा सेंटीमीटर बैठा हुआ था, उसको बोले चलो तुम दोनों एक ही घर में चले आओ, और पावर कितना है 3। सेकेंड वाला तो बोला आई एम गोइंग टू स्लीप, मैं सोने जा रहा हूँ, तो सेकेंड वाला सो गया। अब यहाँ पर ग्राम ग्राम तो गायब हो जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ और सिर्फ 1000, और पावर कितना है -1, तो 1000 को लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3, लेकिन -1 बोलेगा कि तुम माइनस हो जाओ, तो माइनस हो गया। यहाँ 100 है, इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2, और पहले से पावर कितना है 3, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 6, 2 3 6। इधर है हमारा SI अपॉन CGS। अब 10 टू द पावर -3 और 10 टू द पावर 6, ये हमारा कितना हो जाएगा 6 में से 3 गया 3, 10 टू द पावर 3। अब यही SI को अगर हम उधर ले जाएं तो एक SI हो जाएगा 10 टू द पावर 3 CGS, यानी SI का रिलेशन हमको मिल गया। अब बदलना क्या था, इतना को बदलना था किसमें CGS में, तो बस क्या करना है 10 टू द पावर 3 से गुना कर देना है, तो G का वैल्यू CGS में कितना हो जाएगा, तो जो वैल्यू है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, इसको कितना से गुना कर देंगे 10 टू द पावर 3 से, ये हमारा CGS में हो जाएगा। बस लगा देंगे, न्यूटन का डाइन होता है, मीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर, वो हमारा CGS का किलोग्राम का ग्राम हो जाएगा। लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगा ये हमारा CGS में हो जाएगा G का 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 और 3 -8, ये हमारा यही चाहिए था। CGS में बोल रहा था क्वेश्चन कि वैल्यू निकालिए, कन्वर्ट कीजिए CGS में, कहां से SI में, किसका, तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट का, तो बस आ गया 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8। नोट इट डाउन। तीसरा है हमारा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलेशन अमॉन्ग वेरियस टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन फाइंड करना, यानी कह सकते हैं कि फॉर्मूला को फॉर्मुलेट करना, फॉर्मूला निकालना। इसका कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जिस फिजिकल क्वांटिटी के बीच में हम रिलेशन निकाल रहे हैं वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, वो जिस पे डिपेंडेंस है, डिपेंड कर रहा है, वो हमें पता होना चाहिए, वो नोन होना चाहिए, पता होना चाहिए। और दूसरा है कि वो जो डिपेंडेंस है वो प्रोडक्ट टाइप का होना चाहिए, प्रोडक्ट यानी गुना, प्रोडक्ट टाइप का होना चाहिए, गुना वाला होना चाहिए, या फिर डिवीजन भी चलेगा, लेकिन प्लस माइनस नहीं चलेगा। वो डिपेंडेंस हमेशा ही प्रोडक्ट वाला होना चाहिए या फिर डिवीजन वाला। अगर प्लस माइनस वाला है तो हम लोग रिलेशन नहीं निकाल पाएंगे। एग्जांपल लेते हैं एक पेंडुलम बॉब का, एक पेंडुलम का जो एक रस्सी से निकला, रस्सी से बंधा हुआ है, और ये बॉब है, तो इसका हमको टाइम पीरियड का निकालना है।
मान लेते हैं कि इसका हमको टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालना है, लेकिन हमको पता है कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है इसका टाइम पीरियड। ये जब ओसिलेट करेगा यहाँ आएगा फिर वापस जाएगा, तो इसका जो टाइम पीरियड होगा किस पे डिपेंड करेगा ये हमें मालूम है, यानी इसका डिपेंडेंस हमें पता है। क्या पता है कि ये रस्सी से बंधा हुआ है तो इसका लेंथ पे डिपेंड करेगा, इसका लेंथ पे डिपेंड करेगा। दूसरा, ये हमारा बॉब है, इसके पास में कुछ न कुछ क्या होगा, मास होगा, इसके पास में मास होगा तो मास पे डिपेंड करेगा। दूसरा, ये चूंकि ग्रेविटी में घूम रहा है, ओसिलेट कर रहा है, तो हमारा तीसरा जो फैक्टर है जिस पे डिपेंड करेगा वो है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। तो पहला हो गया हमारा लेंथ, दूसरा मास, तीसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब डिपेंडेंस हमको मिल गया है और हमको कोई बोल दिया है कि तीनों जो है ना प्रोडक्ट टाइप का है, चाहे डिवीजन टाइप का है, प्लस माइनस नहीं है। तो अब हम इसका जो रिलेशन है टाइम पीरियड के साथ वो हम निकाल सकते हैं। कैसे? तो मान लेंगे कि टाइम पीरियड का इससे जो रिलेशन है एक कांस्टेंट मान लेते हैं जो जिससे हमको मतलब नहीं है, एल। पहला है हमारा एल, एम और तीसरा है जी। तो मान लेते हैं कि एल का कोई पावर है ए, एम का पावर है बी और जी का पावर है सी। ये हमारा रिलेशन में मान लेते हैं जिसमें हमको ए, बी और सी का वैल्यू निकालना है, क्योंकि इसी तीनों पे डिपेंड कर रहा है। अगर वैल्यू मिल जाएगा तो हमें इसका रिलेशन मिल जाएगा। तो बस एक ही काम करना है, किसके पास में जाना है, डायमेंशन के पास। डायमेंशन के पास जाएंगे सब सॉल्व हो जाएगा। तो पहले इधर आएंगे, LHS, ये बोलेगा बस हम सिंगल आदमी, टी, टी का डायमेंशन टी, तो इधर डायमेंशन हो जाएगा टी। अब होमोजेनिटी क्या बोल रहा था, इधर बराबर उधर, आलू बराबर आलू, इधर तो एक ही बड़ा टर्म है, तो पूरा मिल के क्या होना है, आलू। अब आलू इसको बनाएंगे, कैसे देखते हैं, के से अब हम कोई दोस्ती नहीं करेंगे। एल, एल फॉर लेंथ, लेंथ का डायमेंशन एल, पावर जो है लगा देते हैं। एम फॉर मास, अब मास का डायमेंशन एम, फिर जो पावर है वो लगा देते हैं बी, अब ये स्क्वायर ब्रैकेट में, अभी रहने देते हैं, बाद में स्क्वायर लगा देंगे। और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ग्रेविटी हो या मोटरसाइकिल वाला हो या कार वाला, कोई एक्सेलरेट हो, हमको मतलब एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, LT माइनस 2, LT माइनस 2। पावर में पहले से बैठा हुआ है C, उसको इज्जत देना पड़ेगा, उसको भी बैठा दिए हम लोग। अब L वाले के पास आएंगे, पूछेंगे L क्या हुआ है, तो ए वो यहाँ पर है, इसका पावर है A, और L यहाँ भी, इसका पावर है C। तो प्रोडक्ट में है, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, तो A प्लस C, तो L का पावर हो गया A प्लस C। M के पास जाएंगे तो बोलेगा हम अकेले हैं, हमारा पावर सिंगल है B। फिर T के पास जाएंगे तो T बोलेगा मेरे पास में -2 अंदर है, बाहर है C, तो मेरा हो जाएगा -2C। इस तरफ हमारे पास में था T, और M और L तो नहीं है, लेकिन पिछले क्लास में सीख चुके हैं कि जो नहीं रहता है उसके पावर हम कितना डाल सकते हैं, 0। अब करेंगे हम कंपेयर, कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ कंपेयर करेंगे। तो M वाला को M के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, M का पावर 0, इधर है B, तो ये बोलेगा गलत बात, तुमको भी 0 होना पड़ेगा, नहीं तो मैटर फंस जाएगा। तो ये बोलेगा ठीक है B बराबर 0, लड्डू 0। L वाला बोलेगा मेरा तो भाई साहब 0 है, तो आप भी 0 होइए, तो ये बोलेगा ठीक है हम भी 0, A प्लस C भी 0। T बोला मेरे पास में है 1, इधर -2C,
तो -2c को हम कर देंगे 1। b कितना हो गया 0, a प्लस c हो गया 0। अब यहां से c का वैल्यू कितना आ जाएगा, इधर टू प्रोडक्ट में गुणा में, उधर जाएगा तो भाग में, तो -1/2, ये माइनस उधर ले जाएगा, तो c का वैल्यू आ गया हमको -1/2। c का वैल्यू हम डाल देंगे ऊपर वाले में a प्लस c में, तो ये वाला हो जाएगा a और c का वैल्यू -1/2 बराबर 0। उधर जाएगा तो a का वैल्यू हो जाएगा 1/2 माइनस हो जाएगा प्लस, और हमारा b तो पहले से 0 है, तो हमें a भी मिल गया। a मिल गया कितना 1/2, b मिल गया डायरेक्ट 0 और c मिल गया -1/2। तो हमें इसका रिलेशन अब मिल गया। t बराबर मिल गया k l के पावर -1/2, l के पावर कितना है a का वैल्यू +1/2, सॉरी l के पावर 1/2, फिर m के पावर 0, m के पावर b है और b का वैल्यू हमें आया है 0, m का पावर 0, और फिर g का पावर है c यानी -1/2। 0 वाला तो गायब हो जाएगा, तो ये नहीं बचेगा, बचेगा सिर्फ l का पावर 1/2 और g का पावर -1/2। तो लिख देंगे k l, माइनस को प्लस करने के लिए हम कहाँ ले जाएंगे नीचे, 1/2 इस पर भी 1/2 इसका भी, तो जब दोनों का सेम है तो दोनों पे ही डाल देते हैं। अब मिल गया हमारा, तो t बराबर हो गया k 1/2 को लिख सकते हैं √L/G, और यही तो फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड। कितना होता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला, t बराबर 2 पाई √L/G। लेकिन चूंकि हमें कांस्टेंट से मतलब नहीं है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारा t = k 2 पाई की जगह पे आ जाएगा √L/G, हमारा मिल गया। तो डायमेंशन की मदद से हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। नोट इट डाउन। डायमेंशन सेक्शन का लास्ट है लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अभी तक इसका हम लोग तारीफ ही करते आए हैं, अब थोड़ा सा बुराई कर लेते हैं कि इससे कौन सा काम नहीं होने वाला है। जैसे पहला, द वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। अभी हम लोग देखे थे कि t बराबर k√L/G आया था। अब ये जो k है कांस्टेंट, इसका वैल्यू ये बताया नहीं ना बताया, ये हमें इसका वैल्यू नहीं बताया, तो कह सकते हैं कि डायमेंशनलेस कांस्टेंट जो है उसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। किसकी मेथड से, डायमेंशनल एनालिसिस की मेथड से। दूसरा है, जिस भी इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आएगा, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन e⁻x, log x, ln x, इन सारे टर्म को एनालाइज नहीं किया जा सकता है। ये भी कांस्टेंट के ही अंदर आता है, यानी कांस्टेंट को ये बता ही नहीं सकता है कि मेरा वैल्यू कितना होगा। तीसरा है, दिस मेथड इज यूजफुल व्हेन फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। या तो मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए या डिवीजन। पीछे जो भी पढ़े थे बताए थे ना, इनटू होना चाहिए या फिर डिवीजन। अगर प्लस या माइनस आ गया, अगर प्लस या माइनस आ गया तो ये उसका रिलेशन निकाल नहीं सकता है। जैसे x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, अब कितनों भी हाथ पैर मार लो, डायमेंशनल एनालिसिस से ये रिलेशन नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ut और हाफ at स्क्वायर प्लस के साथ आया है। अगर ये प्रोडक्ट में होता और हमें पता होता कि ये स्पीड और टाइम और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है तो हम निकाल लेते हैं, लेकिन चूंकि ये प्लस पे डिपेंड करता है तो कितनों भी हम लोग चाह जाएंगे लेकिन इस फार्मूला को फॉर्मुलेट नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ लिमिटेशन था डायमेंशनल एनालिसिस का।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मेंस एडवांस लेवल पे, उन सबको करेंगे। अब तक के लिए थैंक यू, दैट्स ऑल। सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट ऑन द बेल आइकन।